नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं फिर से आपके बीच खिलजी वंश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमने पूर्व के वीडियो में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ा। गुलाम वंश के बाद जो महत्वपूर्ण वंश शासन में आया वह खिलजी वंश था। मोटे तौर पर खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी का माना जाता है और इस वंश में लगभग 3 प्रमुख सुल्तान हुए, जिसके बारे में हम आज विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खिलजी वंश के अगर अध्ययन के स्रोतों को देखें तो प्राथमिक स्रोतों में हम जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक फतवाए जहांदारी को ले सकते हैं। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के लगभग 7 सुल्तानों के दरबार को सुशोभित किया था। अमीर खुसरो की 2 महत्वपूर्ण रचना है जिससे हमें खिलजी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है मिफ्ता उल फुतू। मिफ्ता उल फुतू से हमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है नू सिपेहर। नू सिपेहर से हमें मुबारक शाह खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावे भी केसलाल का महत्वपूर्ण काम खिलजी वंश पर हुआ है। उनकी किताब है खिलजी डायनेस्टी। उससे हमें खिलजी वंश पर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालने में सहायता मिलती है। कल हमने पढ़ा था अंतिम गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान के रूप में बलवन के बाद उसका उत्तराधिकारी कैकुबाद हुआ, जो अयोग्य साबित हुआ। और कैकुबाद ने ही मलिक फिरोज को जलालुद्दीन खिलजी के नाम से वह शासक बनता है, खिलजी वंश की स्थापना की थी। मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और उसे आरिज मुमालिक सेना मंत्री, जो दीवाने अर्ज का प्रधान था, का पद दिया गया। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद को मारकर गद्दी हथिया ली और यहीं पर वंश परिवर्तन होता है। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक है। इसलिए खिलजी वंश की स्थापना खिलजी रिवॉल्यूशन या खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक का रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण किलोखोरी एक जगह है जिसे कुलागढ़ या कुलागढ़ी कहा जाता है, वहीं पर हुआ था। जलालुद्दीन का शासन बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन कम समय में उसने अपने सैन्य अभियान को बखूबी संचालित किया। हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय में हुआ था और उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था। तो दक्षिण भारत का प्रथम अभियान जलालुद्दीन के समय में हुआ। जलालुद्दीन ने एक ईरानी फकीर का नाम आता है जिस सिद्दी मौला, उससे कुपित होकर उसे हाथियों से कुचलवा के मरवा दिया था। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को
करा एक जगह है, करा में उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा छल पूर्वक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वध कर दिया गया। अलाउद्दीन रिश्ते में उसका भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी के पुत्री के साथ उसका विवाह भी हुआ था। तो एक अर्थ में वह जमाता भी था और उसका भतीजा भी था। जलालुद्दीन के समय में करा की सूबेदारी अलाउद्दीन को दी गई थी। उसने काफी कुशलतापूर्वक बहुत सारे सैन्य अभियान को संचालित किया। उसमें उसे काफी लूट का धन हाथ लगा था अलाउद्दीन को, और वह उसने सल्तनत के खजाने में जमा नहीं किया। और इसी बात को लेकर वह अपने भतीजे से मिलने जाता है और उसे कहता है कि जो तुमने इतने धन को लूटा है उसका कोई हिसाब नहीं दिया। यहीं पे चाचा भतीजे का एक तरह से डिस्प्यूट भी हुआ और कहा, भतीजे सारा माल अकेले हजम कर लोगे। वही करा एक जगह था जहां पे अलाउद्दीन जश्न मना रहा था। उसने धोखे से चाकू घोंप कर अपने चाचा की हत्या कर दी। हालांकि अलाउद्दीन का हाथ अपने चाचा के रक्त से सना था, परंतु इसको उसने दिल्ली सल्तनत की प्रजा में लूटे गए धन को लुटा दिया और सारी प्रजा सोने चांदी के सिक्कों की खनक के आगे अलाउद्दीन के जुर्म को भूल गई और उसे अपना सुल्तान स्वीकार कर लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद अलाउद्दीन 1296 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष का उसका कार्यकाल रहा है। 20 वर्ष तक उसने सुल्तान के रूप में सफल शासन किया। एक बात मैं बता दूं कि अलाउद्दीन निरक्षर था, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य में इतनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता हमें दिखाई पड़ती है जिससे यह नहीं लगता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि इस 20 वर्ष के शासनकाल में अलाउद्दीन ने इतने अच्छे अच्छे कार्यों को अंजाम दिया जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन वाज ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। सुल्तान तो था ही, वह एक अर्थशास्त्री भी था। एक अर्थशास्त्री के रूप में उसने दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। सबसे पहले हम अलाउद्दीन के ताजपोशी की बात करें। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। बलबन का वही लाल महल था जहां पर जलालुद्दीन खिलजी का मैं एक कथन कोट करना चाहता हूं कि बलबन ने अपने अमीरों में इतना भय या खौफ का माहौल पैदा किया था कि जलालुद्दीन कहता था कि जब भी लाल महल के सामने मैं घोड़े से गुजरता हूं तो मेरे घोड़े के पांव स्वतः रुक जाते हैं और मैं घोड़े से उतरकर महल के सामने सम्मान में सर झुकाकर खड़ा हो जाता हूं। ये बलबन के शासन का खौफ था और बलबन की परंपरा को दिल्ली सल्तनत में आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है। वह सिकंदर के समान विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और इसी के मद्देनजर वह संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था और इसी क्रम में उसने विशाल सैन्य संगठन को जन्म दिया, मजबूत सेना की स्थापना की और एक विशाल सेना के द्वारा उसने संपूर्ण भारत को रौंदने का काम किया। उसके मेजर अभियान हुए, सैन्य अभियान हुए। इस कड़ी में हम पाते हैं कि राज्याभिषेक के बाद अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के खिलाफ हुआ था। चित्तौड़ के खिलाफ उसे सफलता मिली और उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। मैं यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट है उसको मैं क्लियर कर दूं। अभी हाल में एक मूवी आई थी संजय लीला भंसाली की पद्मावत। पद्मावत बेसिकली इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विभत्स स्वरूप को दिखाया गया है। मेरा मानना है कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के क्रम में पद्मावती नाम की कोई राजकुमारी चित्तौड़ में नहीं हुई है। अगर
होती तो शायद मैंने 2-3 समकालीन इतिहासकार का नाम लिया, जियाउद्दीन बर्नी इसका जिक्र करते, अमीर खुसरो इसका जिक्र करते, या अन्य भी हमें फारसी के स्रोतों में इस बात की चर्चा मिलती। लेकिन तत्कालीन स्रोत मौन है पद्मावती के प्रकरण को लेकर। और आप देखिए कि जिस तरह से पद्मावती के जौहर को दिखाया गया है, तो अलाउद्दीन के समय में रणथंबोर अभियान हुआ था 1301 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में, और रणथंबोर अभियान में वहां की राजपुतानियों ने जौहर को अंजाम दिया। तो पहली बात, चित्तौड़ को जौहर से कोई मतलब नहीं था। अलाउद्दीन के किसी भी समकालीन इतिहासकारों ने पद्मावती का कोई जिक्र नहीं किया। अब मैं आता हूं मलिक मोहम्मद जैसी, जिसकी महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। यह लगभग अलाउद्दीन खिलजी से 250 वर्ष के बाद लिखी गई है, शेरशाह के समय में। चूंकि जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, वो शेरशाह के समकालीन थे। उन्होंने राजस्थान के फोक सॉन्ग या वीर रस से प्रभावित गीत को आधारित बनाकर पद्मावती नाम की एक काल्पनिक पात्र की रचना की, और गोरा बादल के वीरता को उसने बखूबी ढंग से दिखाया कि किस प्रकार अलाउद्दीन पद्मावती पर मोहित होता है। उसने चित्तौड़ अभियान किया, उसके पति राणा रतन सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। फिर वो पालकी पे सवार होकर सैनिक जाते हैं, छुपकर गोरा बादल वीरता से लड़ते हैं, और अलाउद्दीन की कैद से रतन सिंह को छुड़ा कर लाते हैं। पुनः अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान करता है और वह रतन सिंह को मार डालता है, और पद्मावती जौहर को अंजाम देती है। ये सारी घटना पद्मावती, ये एक तरह से कवि अपनी कल्पना में बह गए मलिक मोहम्मद जैसी, और इस तरह की रचना उन्होंने करी। बाद में पाते हैं कि अकबर के समय में अबुल फजल ने भी इसे गलती से कहीं अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ में कोड किया। और राजपूताना का इतिहास लिखने वाले जेम्स कर्नल टांड ने राजस्थान के इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस बात पर विस्तृत डिस्क्रिप्शन लिख दिया इस आधार पर। लेकिन मेरा मानना है कि पद्मावती से अलाउद्दीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। यह बिल्कुल जैसी के कल्पना पर आधारित कहानी थी, और इस पर काफी विवाद हुआ, काफी राजपूताना में इस फिल्म का विरोध होता है। अलाउद्दीन जिस तरह से कार्य किया है दिल्ली सल्तनत में, या अलाउद्दीन जैसा मजबूत सुल्तान हुआ, उसके सैन्य गिरफ्त से रतन सिंह का छूटना, यह भी काल्पनिक बातें लगती है। घोड़ा और बादल का सर कट जाना, धर का लड़ना, तलवारबाजी करना, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, कपोल कल्पित है। लेकिन अलाउद्दीन का कहीं भी पद्मावती से, अगर पद्मावती से कोई संबंध अलाउद्दीन का रहता तो शायद अमीर खुसरो इसका जिक्र अवश्य करते। चूंकि आप देखिएगा कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन का गुजरात अभियान होता है। राजा रायकर्ण बघेल, उसकी पत्नी जब वह पराजित हो जाता है तो कमला देवी अलाउद्दीन के हरम में आती है। कुछ दिन के बाद कमला देवी यह आशा व्यक्त करती है कि उसकी पुत्री देवल रानी को भी आप ले आइए। तो अलाउद्दीन कमला देवी के पुत्री को भी दिल्ली सल्तनत अपने हरम में ले आता है, और अपने पुत्र मुबारक शाह खिलजी के साथ उसका विवाह करवाता है, प्रेम प्रसंग होता है। और इस पर बहुत सारी मसनवी अमीर खुसरो ने लिखी है। आशिका जिसे हम देवल रानी खिजर खानी के नाम से जानते हैं, यह मसनवी। तो कहीं ना कहीं अगर पद्मावती होती तो अमीर खुसरो इसका जिक्र अवश्य करते। अलाउद्दीन के हरम में 2 राजपूत पत्नियां आई है। मैंने पहला कमला देवी का जिक्र किया, जो ये गुजरात रायकर्ण बघेल की थी, और देवगिरी के शासक रामचंद्र, जिसे अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि दी थी। देवगिरी में अलाउद्दीन को सफलता मिली, और उसकी पुत्री झती पापली अलाउद्दीन के हरम में आई थी। इसलिए मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पद्मावती और अलाउद्दीन में कोई संबंध था। और मैं भंसाली के इस मूवी का भी ये बहिष्कार करता हूं, इस कृत्य का खंडन करता हूं कि जिस तरह से उसने अलाउद्दीन को विभत्स रूप में दिखाया है, कामुक रूप में दिखाया है, कि एक इतने बड़े सल्तनत का सुल्तान किसी औरत के इसमें प्रेम में पागल होकर
विक्षिप्त की तरह व्यवहार करना, ये बातें मुझे समझ में। अगर इस मूवी में किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो अलाउद्दीन के किरदार के साथ हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन हमेशा यह कहता था कि मैं प्रजा की भलाई के लिए जो उचित समझता हूं वह मैं करता हूं, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरा क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं। उसने अपने व्यक्तित्व को इतना रौबदार बनाया था और इसका असर उसके प्रशासन पे हमें दिखाई पड़ता है। वह दिल्ली के कोतवाल काजी मुक्सुद्दीन को यह बात उसने कही थी कि मैं प्रजा की भलाई, इसलिए आप देखिएगा कि वो बाजार नियंत्रण को लाता है, बहुत तरह की बातें आती है उसके समय में, मैं आगे इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा 1301 में रणथंबोर अभियान हुआ था अलाउद्दीन का। 1298 का जिक्र मैंने किया, गुजरात रायकर्न बघेल पराजित होता है, उसकी पत्नी कमला देवी उसके हरम में आती है। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तेलंगाना का मैंने जिक्र किया, प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने ही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को दिया था, और इस तरह से कोहिनूर हीरा पहली बार तेलंगाना से चलकर जो आज वर्तमान में हम देख सकते हैं वारंगल, वहां पे गोलकुंडा हीरों का बहुत बड़ा खान था, वो हीरा उठकर दिल्ली आता है। अलाउद्दीन के सुधार की अगर बात करें तो वह बाजार नियंत्रण नीति को लाता है, बाजार रेगुलेशन को लाता है, वह मूल्य नियंत्रण करता है। बाजार नीति के माध्यम से उसने सारी वस्तुओं के प्राइस को फिक्स कर दिया। सुई से लेके कंघे, मोजे से लेके जूते, साग सब्जी, 3 तरह के बाजार उसके समय में दिखाई पड़ते हैं। सहनाए मंडी ये अनाज का बाजार था, सराय आदिल ये वस्त्र बाजार था, पशु एवं दासों का बाजार था। सहना बाजार का सबसे प्रमुख पदाधिकारी था। बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी सुल्तान के बाद दीवाने रियासत था। बाजार में गुप्तचर व्यवस्थाएं लागू की गई थी, वारिद के माध्यम से सुल्तान डायरेक्ट बाजार पर बाजार नियंत्रण नीति को लाने के पीछे सुल्तान का उद्देश्य यह था कि कम कीमत में वह अपने सैनिकों को सस्ती वस्तुएं मुहैया करा सके। क्योंकि जिस विशाल सेना को उसने जन्म दिया, उस उतने बड़े सेना को नगद वेतन भारी मात्रा में देना संभव नहीं था, और जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा का अलाउद्दीन ने उन्मूलन कर दिया। यह तो बलवन के समय में ही उन्मूलन हुआ, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, और इस वजह से अपने सैनिकों को विशेष रियायत देने के लिए उसने बाजार रेगुलेशन को लाया। हालांकि बर्नी लिखता है, अमीर खुसरो इस बात का समर्थन करते हैं कि जहां जहां बाजार नियंत्रण नीति लागू हुई वहां सैनिकों के साथ साथ आम प्रजा भी लाभान्वित हुई। लेकिन अगर हमें अपने छात्रों को यह बताना होगा कि अगर यह प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति किसके लिए लाया था, तो आम प्रजा कतई नहीं होगा। बाजार नियंत्रण नीति बिल्कुल और बिल्कुल सैनिकों के द्वारा लाया गया था। भू राजस्व के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन सुधार करता है, भूमि का नाप जोख कराया। आर्थिक सुधार में उसके कार्यक्रम माइल स्टोन हुए। उसने राज्य की तमाम भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, सारे भूमि पर राज्य का हक हो गया, और सबसे अधिक भूमि कर का निर्धारण अलाउद्दीन के समय में हुआ, जो पूरे सल्तनत काल का हाईएस्ट स्कोर था। अलाउद्दीन ने 50% भूमि कर वसूला। इसके अतिरिक्त उसने ये चराई कर, घराई कर, चरी और घरी नामक 2 कर लगाया। घरी का अर्थ होता है आवास कर और चरी का अर्थ होता है चराई कर। उसने मुहत्सिब नामक पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट किया। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन के, मैंने पॉलिटिकल में थोड़ी सी बातें छोड़ी है, वो मैं चर्चा कर दूं कि अलाउद्दीन के समय में महत्वपूर्ण विद्रोह भी हुए। अलाउद्दीन के समय में अकत खां का विद्रोह हुआ, मलिक उमर का विद्रोह हुआ, मंगू खां का विद्रोह हुआ, हाजी मौला का विद्रोह हुआ, और अलाउद्दीन के समय में पहला विद्रोह नवी भारतीय मुसलमानों का था। हालांकि अलाउद्दीन अपने समय में इन सारे विद्रोह को कुचलने में सफल हुआ। एक वह कठोर शासक के रूप में उसने शासन को प्रारंभ किया। अलाउद्दीन ने राज्य के विद्रोह के लिए 4 अध्यादेश जारी किए गए। पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति भूमि जब्त कर उसे खालसा योग कृषि भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। इसलिए उसने अमीरों को जो भी लैंड ग्रांट था भूमि के रूप में, उस सबको उसने जब्त कर लिया। किसान डायरेक्ट राज्य को कर दे सकते थे, बीच से बिचौलियों का दमन हुआ। खूत मुकद्दम चौधरी जो बीच के दलाल थे, मध्यस्थ वर्ग थे, उनको समाप्त कर दिया गया। इसीलिए बर्नी ने कोड किया है कि जिन चौधरियों की पत्नियां
गहनों से लदी होती थी, अलाउद्दीन के समय में जाकर वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए मजबूर हुई। दूसरा, उसने गुप्तचर प्रणाली का मजबूती से गठन किया, बारिद नियुक्त किए, और स्त्री भी गुप्तचर होते थे, पुरुष भी गुप्तचर होते थे, और डायरेक्ट सुल्तान गुप्तचर को यह अधिकार था कि वह डायरेक्ट सुल्तान तक अपनी रिपोर्ट को दे। तीसरा महत्वपूर्ण सुधार, अलाउद्दीन ने दिल्ली में मद निषेध कर दिया। पहला सुल्तान था सल्तनत का जिसने मद निषेध करने का प्रयास किया। और चौथा कार्य उसने किया कि अमीर जो होते थे, अमीरों के मेल मिलाप और उसके उत्सवों पर उसने रोक लगा दी, और उसने अमीरों के बगावत को कुचलने का काम किया। तो अलाउद्दीन के समय में किसी भी सल्तनत में अमीरों की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो तख्त के खिलाफ बगावत करे। जबकि आप इसके पहले वाले काल में चले जाइए तो जब जब सुल्तान कमजोर हुआ, अमीरों ने बगावत करी और सुल्तान की हत्या कर दी, अपने मनपसंद के सुल्तान को बनाए। रजिया ऐसी शासिका को देखते हैं अपदस्थ होना पड़ा। आराम शाह को, बहराम शाह को नमाज पढ़ते हुए पीछे से तलवार घोंप दी गई। लेकिन अलाउद्दीन बलबन के बाद दूसरा कठोर शासक के रूप में अलाउद्दीन आता है जिसने अमीरों पर लगाम लगाने का प्रयास किया और चौधरी खूत मुकद्दम का दमन किया। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप की ओर बढ़े तो नए विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन के समय में। दीवाने मुस्तखराज विभाग था, यह कृषि विभाग से ही जुड़ा हुआ था। ये बकाये कर जो एरियर में टैक्स है उसके वसूली के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। किसानों पर अगर पिछले साल का कुछ कर बकाया है तो इस विभाग का काम था कि वो कृषि राजस्व के साथ साथ बकाये राजस्व को भी वसूले। अलाउद्दीन के कंस्ट्रक्शंस को अगर हम देखें तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है, जो प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना था। 1297 से 1299 के बीच अलाउद्दीन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन मंगोलों के 3 सेना नायकों कदर, सल्दी और कुतलुग ख्वाजा के आक्रमणों को अलाउद्दीन ने विफल किया। चूंकि इसने एक मजबूत सैन्य व्यवस्था को जन्म दिया था और अस्थायी सेना का इसने गठन किया था और अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। सैन्य विभाग में सुधार करता है। उसने घोड़े दागने की व्यवस्था की, जो दागे महाली विभाग उसने सेटअप किया। बाद में अलाउद्दीन की हुबहू व्यवस्था को शेरशाह और अकबर ने अपना लिया। उसने सैनिकों के हुलिया रखने की ये प्रथा को जन्म दिया और हुलिया विभाग को उसने स्थापित किया। और पहला सुल्तान हुआ सल्तनत में जिसने संपूर्ण साम्राज्य की सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान को वसूली करने की व्यवस्था अलाउद्दीन ने की। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन कहीं न कहीं शेरशाह का मार्गदर्शक था। अलाउद्दीन की बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधार के बाद शेरशाह ने अपनाया और शेरशाह के व्यवस्थाओं को थोड़ी बहुत सुधार के बाद, आंशिक संशोधन के बाद अकबर ने अडॉप्ट किया। और अकबर की जो व्यवस्था थी आईने दहसाला, उसे ब्रिटिश काल में आप देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के रूप में अपनाया जाता है। उसके अलावे अगर आप चले जाएं स्वतंत्र भारत में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने, तो कहीं न कहीं इसीलिए मैंने इस वर्ड को यूज किया कि अलाउद्दीन वाज ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। वह राजनीतिक तो था ही और शास्त्री था, काफी सूझबूझ वाला था। और दिल्ली सल्तनत के काल में उसका पीरियड एक माइलस्टोन के रूप में आता है, क्योंकि कम समय में उसने ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज भी भारत सरकार बहुत मायने में अलाउद्दीन की व्यवस्था पे चल रही है। अगर आज अपने सेना को हम कैंटीन के माध्यम से सामान देते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं, कम कीमत पर वस्तु मुहैया कराते हैं, तो इस व्यवस्था का श्री गणेश अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहीं न कहीं इस व्यवस्था के जनक के रूप में हम अलाउद्दीन को पाते हैं, क्योंकि उसने पहली बार अपनी सेना को सुविधा देने का कार्य किया था। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन का कार्यकाल रहा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और अपने बाप के नक्शे कदम पर उसका पुत्र नहीं चल सका। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद तीसरे शासक के रूप में मुबारक शाह खिलजी आता है। मुबारक शाह खिलजी का कार्यकाल 1316 से 1320 था। जियाउद्दीन बर्नी उसके बारे में लिखता था कि वह एक
मानसिक रूप से विक्षिप्त सुल्तान था। कभी कभी वह सल्तनत दरबार में नग्न ही आ जाता था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बना। इसने अपने भाई खिज्र खां को मारकर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। तो इस तरह से काफी सारे दुष्चरित्र को उसने अंजाम दिया। इसलिए मैंने कहा कि अलाउद्दीन ने जिस व्यवस्था को जन्म दिया था मार्केट रेगुलेटर, उसी व्यवस्था को उसका पुत्र नहीं अपना सका और अलाउद्दीन के मरने के बाद ही मुबारक शाह खिलजी उसके सारे व्यवस्था को वह तिलांजलि दे देता है। मुबारक शाह खिलजी अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल अल्लाह की उपाधि धारण की। इसके एक सेनापति का नाम खुसरव शाह था। खुसरव शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और उसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि उसने धारण की। उसने अपने हिंदू शत्रुओं के विरुद्ध नारा दिया, इस्लाम का शत्रु। उसने अपना नारा बुलंद किया, इस्लाम खतरे में है। इसी पर उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1320 आते आते मुबारक शाह खिलजी का भी पतन हो जाता है। लेकिन खिलजी वंश में अगर किसी का कार्यकाल माइलस्टोन था तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था। अलाउद्दीन को आज भी हम बड़े चाव से पढ़ते हैं। वो अपने आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता था, वो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता